नमस्कार दोस्तों। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी में ऑलरेडी रिसेशन आ चुकी है। इनफैक्ट इनके हिसाब से रिसेशन ना सिर्फ 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से ज्यादा बुरी रिसेशन होगी, बल्कि पिछले 100 सालों में ये सबसे बुरी इकोनॉमिक रिसेशन होगी आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। We anticipate the worst economic fallout since the Great Depression. पिछले वीडियो में मैंने आपसे कोरोना वायरस के इन्वायरमेंटल इंपैक्ट के बारे में बात करी थी, जो कि बहुत पॉजिटिव था। आज के वीडियो में मैं आपको इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट समझाना चाहूंगा, क्या हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमी पर, करंट स्टेटस क्या है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी की हालत होगी आने वाले फ्यूचर में, इससे आपकी जॉब पर, आपकी नौकरी पर और आपकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा। ये सारी चीजें जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। आइए देखते हैं। पहले तो इकोनॉमिक स्लोडाउन, रिसेशन और डिप्रेशन में फर्क क्या होता है। इन तीनों शब्दों को आपने बहुत सुना होगा। इनमें फर्क यह है दोस्तों कि इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है जब जीडीपी ग्रोथ रेट कम होता है, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव में ही रहता है, लेकिन पिछले सालों के कंपैरिजन में कम होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में हम इकोनॉमिक स्लोडाउन देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से सरकार की खराब पॉलिसीज की वजह से, लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन का मतलब रिसेशन नहीं है। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट डिफाइन करते हैं कि रिसेशन होता है जब किसी देश का जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में जाए 2 क्वार्टर्स या उससे ज्यादा के लिए। और डिप्रेशन रिसेशन से भी बुरी हालत होती है। डिप्रेशन बेसिकली बहुत लंबे समय तक चलने वाला रिसेशन पीरियड होता है। इसको डिफाइन किया गया है कि -10% या उससे भी ज्यादा बुरी जीडीपी ग्रोथ रेट चले किसी देश में 3 साल या उससे ज्यादा के लिए। डिप्रेशन इतनी बुरी हालत होती है दोस्तों कि पिछले 150 सालों में वर्ल्ड इकोनॉमी में सिर्फ एक बार डिप्रेशन आया है, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। आपने इसके बारे में हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाई होगा। ग्रेट डिप्रेशन 10 सालों से भी ज्यादा के लिए चला था। वर्ल्ड इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट -15% टच करने को हो गया था और ज्यादातर देशों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25 या 30% हुआ करता था। बहुत ही बुरी हालत थी। उतनी बुरी इकोनॉमिक हालत दुनिया भर में आज तक नहीं हुई है उसके बाद से। फॉर कंपैरिजन 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसमें वर्ल्ड वाइड जीडीपी सिर्फ 1% से नीचे गिरा था। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि -15% होना और -1% होना। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस को ग्रेट रिसेशन करके बुलाया जाता है। आज की जो रिसेशन है, बहुत से लोग इसे 2008 की रिसेशन और 1930s की डिप्रेशन से कंपेयर करते हैं, लेकिन ज्यादातर इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आज की जो हालत है वो 2008 की रिसेशन से भी बुरी होने वाली है। ये डेटा में ऑलरेडी दिखने लग रहा है। जैसे कि फ्रांस का एग्जांपल लीजिए, पहले 3 महीने का क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट फ्रांस में आया है -6%। ये फ्रांस में वर्स्ट परफॉर्मेंस इन हिस्ट्री है एवर सिंस वर्ल्ड वॉर 2। जर्मनी में प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि सेकंड क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ रेट होगा -10%। 2008 से कंपेयर करें तो आज की सिचुएशन में कुछ बहुत क्रिटिकल डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला तो यह है कि आज के दिन लोग काम नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। 2008 में जब रिसेशन आया था, हाँ कुछ बैंक्स जरूर डूब गए थे, कुछ लोगों को जॉब लॉसेस जरूर हुए थे, लेकिन ऑन द होल इकोनॉमी चलने लग रही थी, लोग काम करने लग रहे थे, जो कि आज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बहुत सी कंपनीज ने ये जरूर ट्राई किया है कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, लेकिन सोचकर देखिए ऐसे कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितने सेक्टर्स हैं जहां पे वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल्स के तौर पे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, आपके क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, ऑलमोस्ट सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स और मैचेस या तो कैंसिल कर दिए गए हैं या पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब सोचकर देखिए कितनी जॉब्स इस पर डिपेंडेंट थी। जो लोग इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो स्टेडियम में लोग काम करते हैं, वो सारे लोग अब जॉबलेस हो गए, उनके पास अपनी सैलरी मिलने का कोई जरिया नहीं है। ओलंपिक्स कैंसिल्ड हो गया। 2020 में जापान में होने वाला था ओलंपिक्स, अब वो 2021 तक पोस्टपोन कर दिया गया है और बहुत ही लाइकली है कि आईपीएल भी पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ट्रैवल और एविएशन इंडस्ट्री, ये वन ऑफ द हार्डेस्ट हिट इंडस्ट्रीज है दोस्तों। होटल्स, एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंट्स, टूर ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स, एयर होस्टेस, पायलट्स, एयरपोर्ट पे काम करने वाले लोग, अब ये सब लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सैलरी नहीं कमा पा रहे हैं। फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सिनेमा हॉल्स बंद हो गए हैं, सिनेमा हॉल्स में काम करने वाले लोग, फिल्मों की स्क्रीनिंग रुक गई है, फिल्में प्रोड्यूस होनी बंद हो गई हैं। तो जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं फिल्म को बनाने के लिए, मैं बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, हजारों लोग एम्प्लॉयड होते हैं फिल्म को बनाने के लिए, अब उनके पास कोई काम नहीं है। कॉन्सर्ट्स बंद हो गए हैं, थीम पार्क्स बंद हो गए हैं, आर्टिस्ट अनएम्प्लॉयड हो गए हैं इसकी वजह से। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत हद तक न्यूट्रल रही है। कुछ नेगेटिव इफेक्ट जरूर हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जहां पे प्लांट्स को बंद कराना पड़ा, फैक्ट्रीज को बंद कराना पड़ा। इसलिए एप्पल भी अब $1 ट्रिलियन कंपनी नहीं रही है। एप्पल की जो शिपमेंट्स थी उनमें डिले हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग में डिले हो रही है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम की वजह से बहुत लोग काम कर पा रहे हैं। और कुछ एप्स हैं जैसे कि जूम वीडियो ऐप है और स्काइप हो गई और गूगल हैंगआउट्स हो गई, इन एप्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही है क्योंकि अब लोग इन्हीं के द्वारा कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और ऑनलाइन गेमिंग कुछ ऐसे गिने चुने सेक्टर्स हैं जिन्हें एक्चुअली में एक पॉजिटिव फायदा मिल रहा है यहाँ पे।
रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एक और वन ऑफ द वर्स्ट हिट इंडस्ट्रीज है। लोगों ने रेस्टोरेंट में जाना कम किया तो रेस्टोरेंट ओनर्स प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, तो जो भी लोग रेस्टोरेंट में एम्प्लॉयड थे सब जॉबलेस हो रहे हैं। अब इतने सारे अलग अलग सेक्टर्स में अगर बिजनेस डाउन होगा तो कुछ गिनी चुनी कंपनीज को छोड़ के ऑलमोस्ट हर कंपनी को यहां पर नुकसान होगा। और अगर एक कंपनी को नुकसान होगा तो कंपनी पैसे बचाना चाहेगी, और कंपनीज पैसे बचाने के लिए करेंगी क्या? या तो एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देंगी, उनकी सैलरी कट कर लेंगी, या एम्प्लॉयज को जॉब से ही निकाल देंगे। एग्जैक्टली यही चीज होने लग रही है दोस्तों दुनिया भर में। या तो एम्प्लॉयज की सैलरी कट करी जा रही है, या फिर उन्हें टेम्पररी या परमानेंटली जॉब से फायर कर दिया जा रहा है, ले ऑफ किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला ने अपने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी 10% से कट कर दी है। मैरियट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट होटल कंपनी, इन्होंने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी 50% से कम कर दी है, और कम से कम 10,000 वर्कर्स को ये टेम्पररी जॉब से निकाल रहे हैं। नॉर्वेजियन एयरलाइंस, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस ने अपने 90% एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिडिक्ट किया है कि 38% ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन द वर्ल्ड आर आइदर एट रिस्क ऑफ ले ऑफ और सैलरी कट। टोटल में 1 बिलियन से ज्यादा वर्कर्स प्रिडिक्ट किया गया है कि या तो उनकी सैलरी कट होगी या फिर उनको जॉब से निकाला जाएगा, और 2.7 बिलियन वर्कर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होंगे किसी ना किसी तरह से इन कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से। अब ऐसे में एक बहुत हाई चांस है कि आपको भी अपनी जॉब से निकाला जाएगा कुछ महीनों के लिए, या फिर आपकी सैलरी कट करी जाएगी। ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या करना सही होगा? एक तो है कि आप रोज नेटफ्लिक्स पर नई पिक्चर देखकर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं कोई नई स्किल सीखने में, कोई नई चीजें सीखने में। मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा अगर आप अपने आप को इस समय को आप यूटिलाइज करेंगे अपने आप को अपस्किल करने में, ताकि जब सिचुएशन वापस नॉर्मल हुए, लोग वापस जॉब पर जाने लगे, तो आपकी स्किल्स बेटर हो बाकी इंप्लॉयज के कंपैरिजन में, और आप औरों से बेटर हो, आपको बेटर सैलरी मिल पाए, अपनी जॉब में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे आप। ये करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप YouTube पर फ्री लेसन सुन सकते हैं कोई भी नई चीज सीखने के लिए। जैसे कि आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, या आपको कोडिंग सीखनी है, या एनिमेशन सीखना है, पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है। कोई भी आप नई चीज सीख सकते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। यहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज तो फिर भी अफोर्ड कर सकती हैं अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना, उन्हें जॉब पर रखना, लेकिन उन छोटे बिजनेसेस का क्या होगा जो महीने भर महीने अपनी कमाई चला रहे थे और 2-3 महीने से ज्यादा अगर लॉसेज हो गए तो वो सह नहीं पाएंगे। वो लोग तो वैसे भी फायर कर देंगे अपने एम्प्लॉयज को, और वो खुद भी लॉस में आएंगे। ये चीज इंडिया में बहुत देखने को मिल रही है दोस्तों। इंडिया में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं अब वो जॉबलेस हो गए हैं, उनके पास काम नहीं है, ना उनके पास खाने के लिए कोई पैसे हैं। इसी रीजन से अब ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे हैं कि ये माइग्रेंट वर्कर्स सड़क पे आ गए हैं, स्टोन पेल्टिंग हो रही है, अपनी सैलरीज की डिमांड कर रहे हैं कि हमें कम से कम ट्रांसपोर्टेशन दो ताकि हम अपने गांव वापस जा सकें। ये सूरत में ऐसा होते हुए देखा दोस्तों, जहां पर स्टोन पेल्टिंग हुई और ब्लॉक कर रखी थी रोड माइग्रेंट वर्कर्स ने। बाकी कंपनीज जिनके लिए वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है और एजुकेशन सेक्टर, इन एरियाज में दोस्तों इनोवेशन दिखने की बहुत हाई पोटेंशियल है इस रिसेशन के दौरान, क्योंकि ये कंपनीज और हमारी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज ये सब ट्राई कर रही है नए तरीके ढूंढने की, किस तरह से हम घर से काम करवा सकें, घर पे पढ़ाई करवा सकें, ऑनलाइन हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के थ्रू हम एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाएं, पढ़ाई को बदल पाएं। इससे हो सकता है आने वाले फ्यूचर में एक बड़ा शिफ्ट दिखे एजुकेशन सेक्टर में कि अब और ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी। कंपनीज के द्वारा ऑटोमेशन का यूज इससे और ज्यादा तेज हो जाएगा, और कुछ इकोनॉमिस्ट का यह भी मानना है कि इन लॉकडाउन के खत्म होने के बाद कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर नीचे आ सकता है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज रियलाइज करेंगी कि हम एम्प्लॉयज को आज वर्क फ्रॉम होम करा रहे हैं, तो क्या जरूरत है उन्हें ऑफिस बुलाने की। जब ये सही तरीके से हो पा रहा है कि वो घर पे बैठे बैठे काम करते रहें, तो क्यों हम उनकी ट्रांसपोर्टेशन का, ऑफिस को रेंट करने की स्पेस के पैसे दें, जब सब घर पे बैठे ही काम कर सकते हैं। तो हम नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि बहुत सी कंपनीज ये रियलाइज करें और वर्क फ्रॉम होम ही कंटिन्यू होता रहे। इस रीजन की वजह से कमर्शियल रियल एस्टेट के प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। लेकिन इसके अपने डाउनसाइड्स भी हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे, प्रोडक्टिविटी पे और एफिशिएंसी पे लोगों की बहुत एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है रोज घर में रहने से, परमानेंटली घर पे काम करने से। वापस अगर हम आज की रिसेशन को 2008 की रिसेशन से कंपेयर करें, कुछ इकोनॉमिस्ट का यह मानना है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि आज से पहले जो रिसेशंस हुई हैं दुनिया भर में, वो सारी रिसेशंस किसी ना किसी स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से हुई हैं। लेकिन ये जो रिसेशन हो रही है बेसिकली वॉलंटरी चॉइस की वजह से हो रही है। कंट्रीज ने खुद डिसाइड किया कि हम लॉकडाउन करेंगे, लोग घर पे रहेंगे, लोग काम नहीं करेंगे, इसलिए रिसेशन हो रही है। लेकिन जैसे ही
कंट्रीज लॉकडाउन्स को हटाएंगी, लोग वापस काम पर आ जाएंगे, तो सिचुएशन वापस नॉर्मल हो जाएगी। इसी रीजन से कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि सिचुएशन जल्दी से वापस नॉर्मल हो जाएगी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। और कंट्रीज ने खुद डिसीजन लिया है लॉकडाउन्स को लगाने का, तो कंट्रीज खुद डिसीजन भी लेंगी कि कैसे हम उस शॉर्ट टाइम के लिए लोगों को कॉम्पनसेट करते हैं जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कंपनीज को सपोर्ट करते हैं जो कंपनीज खुद का बिजनेस नहीं चला पा रही। इसलिए अगर कंपनीज को सही तरीके से सपोर्ट किया जाए, लोगों को सही तरीके से सपोर्ट किया जाए, तो ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट इसका नहीं आने वाला लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म में तो वैसे भी अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, जब जब रिसेशन आया है उसके बाद इकोनॉमी ने बाउंस बैक किया है। इस चार्ट को देखिए, यूएस के जीडीपी ग्रोथ रेट का ब्लू शेडेड एरियाज आपको दिखाते हैं कब यूएस की इकोनॉमी में रिसेशन आया था। अब ये देखिए कि कितनी जल्दी इकोनॉमी ने बाउंस बैक किया रिसेशन के बाद। और एग्जैक्टली इसी रीजन से दुनिया भर की कंट्रीज ने अपने इकोनॉमिक रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए हैं कि कितना पैसा वो स्पेंड करेगी देश की जनता पर, देश की कंपनीज पर, ताकि वो उन्हें सपोर्ट कर पाए। लोगों के पास अपना खाने के लिए पैसे हो, अपना गुजारा चलाने के लिए पैसे हो, कंपनीज के पास अपना गुजारा चलाने के लिए पैसे हो, ताकि कंपनीज बंद ना हो। इसमें बहुत सी अलग अलग कंट्रीज ने अपने अलग अलग पैसे स्पेंड किए हैं, लेकिन यूएसए नंबर 1 पे है जिसने 11% ऑफ अपना जीडीपी स्पेंड किया है अपनी जनता को मदद करने के लिए, $2.3 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पे है जर्मनी, 4.9% अपना जीडीपी स्पेंड किया, $189 बिलियन। फिर चाइना $169 बिलियन, ऑस्ट्रेलिया $133 बिलियन। सब कंट्रीज ने अराउंड 8 to 9%, 10%, कहीं 11% जीडीपी इस इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज में डाला है। फॉर कंपैरिजन इंडिया ने भी कुछ ज्यादा नहीं किया है, सिर्फ 0.8% जीडीपी रिलीफ पैकेज में डाला गया है, जनता की मदद के लिए डाला गया है। प्रॉमिस किया गया है हमसे कि आने वाले टाइम में अभी और रिलीफ पैकेज देखेंगे, तो देखते हैं कितना सरकार इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस करती है लोगों की मदद करने के लिए इस रिसेशन के दौरान। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियोस में आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।